देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र। आज घोषणा पत्र में हमारे साथ एक ऐसे दल के नेता हैं जिनका दावा है कि अगली सरकार उनकी इसलिए बनेगी क्योंकि उनके बिना बन नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। जो घोषणा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के पार्टी के नेताओं ने, हम लोगों ने बैठ करके बनाया था, उस घोषणा पत्र को समाजवादी पार्टी लागू कर रही है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी, समाजवादी पार्टी का भविष्य, राजनीति विरासत में मिली और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। उम्र 40 साल, यूपी के सैफई में जन्म, ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई। 2000 उपचुनाव में लोकसभा के लिए पहली बार चुने गए। 2004-2009 में कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव जीता। 2012 में यूपी में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी लोकसभा सदस्य हैं। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी को सत्ता दिलाने में अखिलेश यादव का बड़ा योगदान रहा। युवाओं में लोकप्रिय अखिलेश के दो बड़े वादों ने यूपी में एसपी को सत्ता दिलाई। ये वादे थे छात्रों को लैपटॉप बांटना, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना। अखिलेश ने ये वादे तो पूरे किए, लेकिन उनके राज में कुछ दाग भी लगे। यूपी के बरेली में दंगे हुए। यूपी का मुजफ्फरनगर भी दंगों से अछूता नहीं रहा। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल केस। यूपी में एसपी विधायक की मारपीट के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल। पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव की निगाह है लोकसभा चुनाव पर। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को क्यों वोट दिया जाए, हम आमंत्रित करेंगे अखिलेश जी को, जो हमारे बीच यहां मौजूद हैं। मंच पर आएं और देश की जनता को बताएं कि समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में क्यों वोट दिया जाए। चुनाव जो 2014 में होने जा रहा है, वो देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री और कौन सा दल सरकार बनाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद भी जीत करके आते हैं। जो प्रधानमंत्री देश का बने, जिसकी सरकार बने, वो सरकार कहीं न कहीं सोशलिस्ट हो या समाजवादी सिद्धांतों पे चलने वाली हो, कहीं न कहीं गैर बराबरी के खिलाफ उनके कार्यक्रम हो, और वहीं सेकुलर सरकार भी हो। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बहुमत भी है। आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीतें, जनता के बीच में अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाएं और अपने फैसले लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि जिस दिशा में उत्तर प्रदेश ने काम करना शुरू किया है, जितने भी वादे जनता के बीच किए थे, उन वादों को पूरा करने किया है समाजवादी पार्टी ने। और 2 साल के अंदर लगभग घोषणा पत्र की ज़्यादातर चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया है। किसी भी लोकतंत्र में और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए घोषणा पत्र एक बहुत जिम्मेदारी का पत्र भी है, और वो जो दस्तावेज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज उत्तर प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में उत्पादन कैसे बढ़े, उस पर काम चल रहा है। अभी 330 मेगावाट का जो बिजली का कारखाना श्रीनगर उत्तराखंड में लगा था, नेताजी की सरकार में दिया गया था। पिछले 5 साल उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में वो बिजली आने शुरू हो रही है। इसी तरह ललितपुर में
660, 660, 660, 1880 मेगावाट का नया प्लांट लग रहा है। और जो प्लांट लगना शुरू हुए थे, बिजली का उत्पादन कैसे बढ़े उस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ साथ केस 1 बिडिंग में लगभग 3000 मेगावाट उत्तर प्रदेश की सरकार ने समझौता किया है, उसमें बिजली खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि बिजली जब तक नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। इसी तरह सड़कें कैसे बने, देश का सबसे बड़ा और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। ये आगरा को जोड़ेगा लखनऊ से, और जिस समय दिल्ली और लखनऊ जुड़ जाएगा, मैं समझता हूँ 2 राजधानियां जुड़ने के बाद उन इलाकों में बहुत खुशहाली, तरक्की, जहां कृषि क्षेत्र से लेकर के व्यापार भी बढ़ेगा, उस दिशा में भी काम होना शुरू हो गया है। प्री बिड कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। देश की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने आकर के उसमें अपने राय और सुझाव दिए हैं। बहुत जल्दी उस पर भी आगे बढ़ जाएगी सरकार। मुख्यालय 4 लेन से कैसे जुड़ें, जहां NHAI अपनी दिशा में काम कर रही, वहीं 4 लेन से कैसे जुड़े उस क्षेत्र में काम हो रहा है। स्वास्थ्य में बड़े काम किए सरकार ने, जहां उंगली उठती थी सरकार पर, वहां स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हों। देश में 500 MBBS सीटें किसी प्रदेश ने नहीं बढ़ाई होंगी जितनी उत्तर प्रदेश ने 500 सीटें MBBS में सरकारी हॉस्पिटल में बढ़ाई। इसी तरह पैरामेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। रोजगार मिले, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़ी आबादी आज बेरोजगार है। जब देश आंकड़े ये पेश करता है कि सबसे नौजवान अगर कहीं किसी देश में है तो भारत में है, और अगर भारत में नौजवान है तो उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी संख्या में होंगे। अगर आज नौजवान ज़्यादा हैं तो समय कम है, 10, 15, 20 साल के बाद यही नौजवान बुजुर्ग गिने जाएंगे और कई संकट भी पैदा हो सकता है। इसलिए रोजगार कैसे मिले उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे करके आगे कैसे बढ़े उस दिशा में काम हो रहा है। विद्याधन जैसी योजना जो बड़ी संख्या में लड़कियों को मिल रही है। 10वां पास बेटी जो मुस्लिम और अल्पसंख्यक हैं उनकी मदद करने की योजना चल रही है। इसी तरह देश की सबसे बड़ी और मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी लैपटॉप योजना को भी उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। कोई उंगली नहीं खड़ी कर सकता उस योजना को। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सोशलिस्ट और सेकुलर स्कीम इसलिए बोलूँगा कि इतने पैमाने पर किसी प्रदेश ने काम नहीं किया होगा, जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसानों को कैसे सुविधा मिले। दिल्ली में जहाँ पानी कुछ लीटर मुफ्त कर दिया, बहुत चर्चा हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों को नहरों का और सरकारी ट्यूबवेल का पूरा पानी मुफ्त है। उस दिशा में काम हो रहा है। किसान दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुँचे, उनकी फसल, उनकी पैदावार को कैसे कीमत मिले। इसके साथ साथ कृषि और कृषि खेत गांव से जुड़े हुए तमाम ऐसे काम, मान लीजिए डेयरी में सरकार ने काम करना शुरू किया है। देश में इतने बड़े पैमाने पर डेयरी प्लांट कहीं नहीं लग रहे होंगे जहां उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। अमूल के 2 कारखाने ज़मीन दे चुके हैं, उन्होंने शुरू किया है, मैंने शिलान्यास किया है। एक लखनऊ में, एक कानपुर में बड़ा 5 लाख लीटर प्रतिदिन से ज़्यादा दूध का उत्पादन और दूध मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का प्लांट लगा है। इसी तरह मदर डेयरी का इटावा में बड़ा प्लांट लग गया है। मैं समझता हूँ महीने 2 महीने में वो भी शुरू होने जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र पर और कृषि के आधार पर और बहुत सारे ऐसे काम जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनॉमी चेंज हो सकती है, उस पर काम करना शुरू सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश का अगर केवल हम अंडों का मार्केट देखें तो जो अनुमान लगाया गया वो है कि प्रतिदिन 2 करोड़ अंडे उत्तर प्रदेश में खाए जाते हैं। केवल 1 करोड़ ही उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। जो 1 करोड़ बकाया है वो आसपास बाहर के प्रदेश, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक है और प्रदेशों से वहाँ लाया जाता है। तो हर क्षेत्र में एक प्रयास किया है कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, कार्यक्रम बनाए हों, उसके माध्यम से जोड़ा है। उद्योग को, व्यापार को, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे काम किया, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। मैं समझता हूँ कामों को लेकर के, सरकार की उपलब्धियों को लेकर के और अपने संगठन और पार्टी का नेतृत्व जो नेताजी कर रहे हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। मैं समझता हूँ समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलेगा और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी सीटें जीत करके आएंगी, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो सरकार बने, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा सेकुलर पक्ष को मजबूत किया है, आने वाले समय में भी एक सेकुलर सरकार देश में बने, उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम कर रही है और काम करेगी। अखिलेश जी,
आप बैठिए, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और आपने जो अंत में बात कही उसी से पहला सवाल निकलता है और वो है ये। देश का प्रधानमंत्री माननीय नेताजी बने। दिल्ली को लखनऊ से जोड़ना है, कब्जा करना है। साइकिल पर बैठकर सत्ता में पहुंचने की तैयारी जोर शोर से है। मुलायम का सपना पूरा करने के लिए पुत्र अखिलेश समेत समाजवादियों का पूरा कुनबा जुटा हुआ है। यह आखिरी मौका है। इस बार सपना पूरा नहीं हुआ तो यह अधूरा ही रह जाएगा। मुलायम की अगुवाई में 11 दलों का तीसरा मोर्चा भी बन गया है। बस प्रार्थना यही है कि मोदी की हवा में साइकिल ना उड़ जाए। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। किसमें मोहब्बत न बीजेपी का आना है न कांग्रेस का आना है। इसमें तीसरे मोर्चे का बहुमत आ रहा है। मुलायम पीएम बनने का सपना 1996 से देख रहे हैं। जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी तो मुलायम सिंह यादव पीएम पद के बड़े दावेदार थे, लेकिन लालू यादव और शरद यादव ने मुलायम का खेल खराब कर दिया और पीएम की लड़ाई में बाजी मारी थी एचडी देवेगौड़ा ने। 2004 में समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 35 सीट्स मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें घास तक नहीं डाली। 2009 में सीटें 22 तक पहुंची और यूपीए 2 से मुलायम दूर ही रहे। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाकर मुलायम के सपने को फिर हवा दे दी है। 74 साल के हो चुके मुलायम को भी पता है कि उनके पास पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का यह आखिरी मौका है। हालांकि ओपिनियन पोल के आंकड़ों में मुलायम का सपना बिखरता नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज नीलसन का ओपिनियन पोल कहता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 14 सीट्स मिल सकती हैं, जबकि CNN-IBN CSDS का सर्वे कहता है कि इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी को 11 से 17 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन सपना तो सपना है। मुलायम को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में वो 50 सीट्स जीतेंगे और देश पर राज करेगा तीसरा मोर्चा। सपना तो ठीक है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में मुलायम और उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद लायक काम किया है? अखिलेश जी, मैं रशीद किदवई बोल रहा हूँ टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि क्या आपकी गवर्नमेंट की जो नाकामियां हैं उसकी वजह से मुलायम सिंह यादव जी का सपना फिर दूसरी बार जो है वो अधूरा रह जाएगा, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? जो टीवी पे सवाल पूछा था वो जवाब दूं क्या आपका? एक ही सवाल है। एक ही सवाल है, आप मेरा जवाब दीजिए। देखिए, सपना किसी भी दल का क्या है ये कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में चर्चा होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र में बिना संख्या के कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी ने ज़रूर कहा है कि समाजवादी पार्टी की सीटें ज़्यादा जीतें और उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। ज़्यादा सीटें जीतने के बाद किस तरीके का गठबंधन होगा, किस तरीके से तीसरे मोर्चे के लोग बैठेंगे, अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन उदाहरण और कहीं न कहीं देश में ये चर्चा ज़रूर है कि तीसरे दल को भी मौका मिलना चाहिए और तीसरी ताकत भी बननी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको क्योंकि सीटें लानी बहुत होंगी। सारे राष्ट्रीय दलों ने निराश किया है। जो कमियां हैं, आपकी सरकार की जो कमियां हैं उसकी वजह से समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं हैं। जो जनता में निराशा पहुंची इन बड़े दलों की वजह से। क्योंकि जो सवाल आपने किया है, जहां तक दंगों का सवाल है, मैं मौके पर गया हूं, कोई राजनीतिक दल नहीं बचा जिसके दल के नेता मुझ तक न पहुंचे हों, सरकार तक उन्होंने बातें न रखी हों। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लोग आए थे, बड़ी संख्या में एनजीओ और देश के जितने भी चैनल हैं और देश के जितने भी अखबार हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर और आसपास जो घटना है उसके बारे में लिखा है। जो सच्चाई है,
घटना कहां से हुई और किस तरीके से राजनीतिक दलों ने उससे लाभ लिया है। बहुत सारे राजनीतिक दल इस प्रयास में रहे कि माहौल खराब हो और माहौल खराब करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर की घटना हुई। जो दंगा हुआ बहुत खराब बात है, लोगों की जान गई, बहुत अफसोस है। और कोई भी सरकार है और जो समाजवादी पार्टी ने किया है वही काम करती। दंगों को जितना रोक सकते थे रोका है। और मुजफ्फरनगर जहां शहर, सबसे पहले अगर फौज बुलानी पड़ी तो फौज बुला करके मुजफ्फरनगर में एक भी घटना नहीं होने दी। जो घटना हुई उसके बाद कोई घटना नहीं होने दी। उसका शहरों की, गांवों की तरफ जो घटनाएं हुई पूरी सरकार ने लग करके रोकने का काम किया, लेकिन जाने गई हैं। जो मदद सरकार कर सकती थी रोकने में भी किया है और मदद भी की है दंगे के बाद। देश में कहीं भी किसी सरकार ने इस तरीके से दंगा पीड़ितों की मदद नहीं की होगी जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने की है। अखिलेश जी, मेरा नाम प्रभात शुंगलू है। मैं ये जानना चाहता था कि जिस तरह से आपने अभी जोर दिया कि बिजली की पैदावार उत्तर प्रदेश में काफ़ी बढ़ रही है, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम भारत में भी एक ऐसे ही राज्य जहाँ के मुख्यमंत्री बिजली की पैदावार पे काफ़ी जोर देते रहे। उनके राज्य में हालांकि दंगे भी हुए, आप भी लगता है उसी ट्रैजेक्टरी पे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी बिजली की पैदावार पर भी जोर दे रहे हैं, दंगे भी हो रहे हैं। तो उनसे तो माफ़ी मांगने के लिए कह रहा देश की माफ़ी मांगो। क्या आपसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं जो दंगे हुए जिसमें लोग मारे गए और आपके जो इंतजामात नाकाफ़ी जो निकले? देखिए, जो मुजफ्फरनगर में हुआ और किसी दूसरे प्रदेश से जो आप तुलना कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में सरकार शामिल नहीं थी। सरकार दंगों को रोक रही थी और सरकार ने जो कर सकती थी सरकार ने रोका है। वहीं गुजरात में जो हुआ है वो सरकार के लोगों ने कराया। वो जांचें भी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम उस पर बहस है। जो देश और जनता और जो सबके बीच में बात गई कि गुजरात में जो हुआ था वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हो रहा था। दूसरा, कहीं ना कहीं कॉमन ये दिखाई दिया है कि बीजेपी उसमें शामिल थी, चाहे वो मुजफ्फरनगर हुआ हो और चाहे गुजरात में। जहां तक बिजली का उत्पादन की बात है, बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और बड़ा किया है, उसको बढ़ाया है। जो कारखाने पुराने 5 साल में नहीं लगे, उन कारखाने को लगाना शुरू किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ललितपुर में 1880 मेगावाट का प्लांट लग रहा है। इलाहाबाद में 2 प्लांट लग रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया कि सरकार अपनी तरफ से लगाएगी, क्योंकि पिछली बार जिससे एमओयू किया था वो कंपनी लॉस में चली गई। अब वो इस स्थिति में नहीं है कंपनी जो प्लांट लगा सके, तो सरकार ने तय किया कि 1880 मेगावाट का खुद लगाएंगे सुपर क्रिटिकल प्लांट। इसी तरह दूसरा प्राइवेट सेक्टर में जो लग रहा है वो भी इस साल के अंत तक लग करके तैयार हो जाएगा, जिसका मैंने अपने भाषण में कहा, जिक्र किया। श्रीनगर उत्तरांचल में जो प्लांट नेताजी ने लगवाना शुरू किया था वो पुरानी सरकार ने बढ़ाया नहीं काम। ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं लगाई, ट्रांसमिशन लाइन लगने जा रही हैं और इसी महीने में जो आने वाला महीना अप्रैल के 1st और 2nd वीक में उत्तर प्रदेश को 330 मेगावाट हाइड्रो प्लांट की बिजली मिलने जा रही है। इसके साथ साथ नेताजी ने जो पुरानी सरकार में को जनरेशन से बिजली लगाने का जो काम शुरू किया था, देश में सबसे ज़्यादा को जनरेशन पे अगर बिजली कहीं बन रही है तो वो उत्तर प्रदेश में बन रही है, जो चीनी मिल के कारखाने बनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी, मेरा नाम अभय कुमार दुबे है। मैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में काम करता हूं। आपकी सरकार के सबसे कठोर आलोचक आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि अगर यही हालत बनी रही तो उत्तर प्रदेश से केवल मैं चुनाव जीतूंगा। उन्होंने ये तक कहा है कि आपकी सरकार चाटुकारों में घिरी हुई है। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आपने चुनाव जीता था, इसमें आपका परिश्रम और आपकी पहलकदमी भी बहुत महत्वपूर्ण थी, तो हम सब लोगों ने बहुत हमदर्दी और उम्मीद के साथ आपकी तरफ देखा था और हम चाहते थे, सबकी दिली इच्छा थी कि एक जमीन से जुड़ा हुआ नौजवान राष्ट्रीय मंच पर उभरे। लेकिन तब से अब तक आपकी यात्रा कोई ढलान से उतरती हुई है, फिसलती हुई यात्रा है। तो ये जो फिसलन है, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश, जब आप जो सवाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने काम किया है, इधर 2 साल में बहुत सारा बदलाव लाने का काम किया है। पुरानी सरकार में बजट का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर, स्मारक और मूर्तियों में खर्च हो रहा था।
बजट से ही कई हजार करोड़ खर्च पत्थर मूर्तियों स्मारकों में हुआ। जो पॉलिसीज बनी वो कई जगह ऐसा देखने को मिला कि जात के आधार पर भी कुछ पॉलिसी बनी है, अपने लोगों को लाभ लेने के लिए पॉलिसी बनी है। जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनी तो उन तमाम पॉलिसियों को बदला, नए कार्यक्रम शुरू किए और नए कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी सफल हुई है। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उत्तर प्रदेश में 12 लाख नौजवानों को। मुलायम जी क्यों आलोचना करते हैं इतनी? जो आलोचना कर रहे हैं कहीं पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अगर उनको कहीं जानकारी ये मिलती है कि पार्टी में कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा है तो वो जरूर मंच पे कहते हैं हम लोगों से कहा उन्होंने, इसलिए उन्होंने उस बात को कहा और सुधार लाने का काम किया सरकार ने। और अगर कहीं गलती है तो सरकार सुधार लाएगी उसमें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वो अकेले वही जीतेंगे अगर ये हाल रहा तो। वो अकेले नहीं, उनके साथ बड़ी संख्या में लोकसभा में सांसद जाएंगे और इसलिए भी जाएंगे कि समाजवादी पार्टी जमीन पे काम कर रही है। कथनी और करनी में भेद नहीं है। अगर हम मंच पे जैसे दिखाई देते हैं कमरे के पीछे भी वैसे ही हैं, लेकिन कई दल अंदर क्या है बाहर क्या पता ही नहीं लगता। उन्होंने ये भी एक बात उन्होंने वो ये भी कह रहे हैं, देखिए बीजेपी जो है वो चौथे नंबर की पार्टी थी पिछले चुनाव में। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त बीजेपी से है, तो वो चौथे नंबर की पार्टी सबसे बड़ी चुनौती वाली कैसे हो गई? जो दल ये कह रहा था कि उनकी रैलियां बहुत बड़ी हो रही हैं, रैलियों में इतने लोग समर्थक आ रहे हैं, कोई दल उतने समर्थक नहीं जुटा सकता है। आपने रैली गौर से देखी होगी टीवी कैमरे से। जो लोग बैठते हैं वहाँ पर कुर्सी पर बैठते हैं, दाएं आगे पीछे दाएं बाएं एक हाथ का फासला बना के बैठते हैं। और हमारी रैली की आप तस्वीर उठा करके देख लीजिए, लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए हैं। तो ये बहुत होशियार पार्टी है, पता नहीं क्या प्रचार कर दे, इसलिए बहुत होशियार देश की जनता को रहना पड़ेगा। हवा नहीं है? हवा आपकी साइकिल में हवा नहीं है या उनकी हवा नहीं है? देखिए साइकिल तभी चलेगी जब टायर ट्यूब में हवा हो। समाजवादी पार्टी की साइकिल एकदम ठीक चलेगी और जो भारतीय जनता पार्टी है इनके बारे में लोग जानते हैं और इनके तमाम फैसलों के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये लोग कामयाब नहीं होंगे। अखिलेश जी, मैं कर्नल राठौर हूं। सन 2012 के चुनाव में यूपी के अंदर कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुजन समाज पार्टी के लिए कहा जाता था कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और इसीलिए उनकी हुई थी हार। आप इस बात के वादे पर आए थे कि आप गुंडों और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसेंगे। 2 साल पूरे होने को आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि गुंडे तो गए नहीं, हाँ उनकी सवारी का साधन बदल गया है। कर्नल साहब, क्योंकि आप फौज में रिटायर हो चुके होंगे और सौभाग्य से कि आर्मी से बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरा, क्योंकि अगर जॉर्जियंस के बारे में जानते होंगे तो जॉर्जियन मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ नहीं बैठ के समझ सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे होंगे। जहाँ तक कानून व्यवस्था की सवाल है, कानून व्यवस्था पे हम लोगों ने काम किया है। ये ज़रूर है कि जब घटना होती है तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं लोग, लेकिन जब उस पर कार्रवाई हो जाती है तो मैं समझता हूँ कार्रवाई बहुत सारे चैनल नहीं दिखाते हैं। क्योंकि अगर घटना हुई है जिस रूप में उसको दिखाया गया है और घटना पे कार्रवाई हुई है तो दिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने, सरकार ने जो काम अच्छे भी किए हैं हम प्रचार नहीं कर पा रहे, और जो अच्छाई है हमारी पार्टी की उसको हम बता नहीं पा रहे। तो कानून व्यवस्था के सवाल पर लगातार सरकार ने काम किया है, क्योंकि कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपके नेता एक दूसरे पर जो एफआईआर कर रहे हैं उसमें किस तरफ का पक्ष सुने? इकबाल महमूद साहब ने बर्क साहब का काफिला निकला उमरोहा में तो एफआईआर कर दी। जो लोग संभल मुरादाबाद को समझते होंगे वो जानते होंगे कि ये झगड़ा कोई नया नहीं है, पुराना है। एफआईआर दर्ज हुई है, कोई घटना हुई है, उस पर सरकार जांच कर करके ठोस कार्रवाई करेगी। उनके काफिलों में हवा में फायरिंग होती है। अतीक अहमद साहब का ऐसा स्वागत हुआ सुल्तानपुर में, इधर बर्क साहब का काफिला सुल्तानपुर से कहीं और चले गया।
मैं राधिका, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर। थोड़ा हटके एक सवाल है, क्या आप सारे 80 लोकसभा समाजवादी पार्टी सारे 80 लोकसभा सीट्स उत्तर प्रदेश के सीरियसली कॉन्टेस्ट करेगी क्या? मैं इसलिए पूछ रही हूं कि हमेशा की तरह आप रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए छोड़ देंगे क्या? और ये फिर से साबित करेंगे कि आप वाकई कांग्रेस के बी टीम हैं, क्योंकि आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे को कांग्रेस या बीजेपी किसी का समर्थन, आउटसाइड समर्थन की जरूरत होगी। और आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रही हूं कि आप बीजेपी का सपोर्ट तो नहीं लेंगे, तो इसीलिए आप कांग्रेस को ऑब्लाइज करेंगे क्या कि आपके प्रत्याशी ना खड़ा करें अमेठी और रायबरेली में? देखिए, जो सवाल आपने किया है, कांग्रेस पार्टी जब सबसे कमज़ोर होगी, जब कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होगी तो उसके सबसे अच्छा साथी समाजवादी लोग होंगे। लेकिन जहाँ तक 80 लोकसभा सीटों का सवाल है, अभी 2 लोकसभाओं का निर्णय नहीं लिया है पार्टी ने, 3 लोकसभाओं का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। हालांकि रायबरेली और अमेठी दोनों जगह पर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हैं और बड़ी संख्या में विधायक हमारी पार्टी के दल के हैं। लेकिन लोकसभा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अभी तक तो फिलहाल नहीं लड़ रहे हैं। और चुनाव घोषणा भी हो गई है, तारीख भी आ गई हैं। बहुत सारे दलों ने अभी प्रत्याशी भी नहीं तय किए, जबकि हमारे प्रत्याशी 6 महीना 1 साल से मैदान में हैं। तो अभी अमेठी और रायबरेली पर तय नहीं किया है, और पिछली बार नहीं लड़े थे। भविष्य क्या होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जब कमज़ोर होगी, सबसे कमज़ोर होगी, तो समाजवादी कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, सबसे करीबी लोग पाए जाएंगे। जिस इलाके की बात हो रही है वहां से, लेकिन थर्ड फ्रंट के पक्षधर समाजवादी लोग हमेशा रहे हैं और रहेंगे। यानी आप राहुल गांधी के साथ हैं? नहीं, उनके साथ नहीं हूं मैं। उन्होंने तो बहुत हमारे खिलाफ प्रचार किया, हमने भी उनके साथ खिलाफ प्रचार किया। हमारा राजनीतिक शिष्टाचार उनके साथ अच्छा है। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। हमारा राजनीतिक शिष्टाचार अच्छा है, वही रिश्ता है हमारा राजनीतिक शिष्टाचार का। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं, उसी इलाके से जहां से आप अभी प्रत्याशी बता ही नहीं रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ के नहीं है, हमारे नामरासी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, लेकिन इनका क्षेत्र बिहार के करीब में है। अखिलेश जी, कैंडिडेट नहीं खड़ा हो रहा? ये तो पिछले चुनाव में भी नहीं खड़ा किया था इन्होंने, जबकि हम दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। आप भी मुलायम जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे? ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। ये इस बातचीत से, या जो आपने कहा उससे संकेत ये लिया जाए कि अभी फैसला उम्मीदवार पर नहीं हुआ है, या इस पर नहीं हुआ है कि उम्मीदवार खड़ा करना है या नहीं? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी ने तय नहीं किया है। पिछली बार भी हम चुनाव नहीं लड़े थे वहां से लोकसभा का। अखिलेश जी, मेरा नाम अशोक वानखड़े है, मैं एबीपी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सवाल फिर पीछे थोड़ा सा क्राइम पे चलता है। आप ही के विधायक द्वारा कुछ कहने पे आज पूरा हेल्थ सेक्टर आपके यहाँ स्ट्राइक पे है। ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी से जुड़ता है। और दूसरा है कि आपने कहा कि आपके साइकिल में हवा है, ट्यूब में हवा है, सब ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि साइकिल तो ठीक है लेकिन चलाने वाले 3.5 लोग हैं। 5.5 आप खुद ही बता रहे, तो इसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे। देखिए, जो सवाल आपने पहले किया, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि चुनाव है, पता नहीं किस रूप में कोई बात ले ले। लेकिन अगर आप सच्चाई जानेंगे उस घटना के बारे में, हालांकि जो बात हाईकोर्ट ने की है, हाईकोर्ट में सुमोटो लेकर के जज साहब ने अपने आप उस बात को सुना और सरकार ने पक्ष अपना रखा, और सरकार ने वो सब बातें मान ली जो हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन उस पर कार्रवाई होगी। और मैंने पहले दिन ही कहा कि जो घटना चाहे हमारे विधायक ने की हो और चाहे डॉक्टर्स ने की हो, कार्रवाई बराबर होगी। कानून और संविधान सबके लिए बराबर है। लेकिन कई बार चुनाव होता है, राजनीतिक लोग हैं, वो भी उसमें घुस जाते हैं, और घुसे हैं लोग, क्योंकि अभी हाई कोर्ट चल रहा है। मैं नहीं कहना चाहता हूं, और मैं आपको जानकारी दे दूं। आपको मैं उसी हॉस्पिटल में, उसी मेडिकल कॉलेज में मैं 2 बार जाना चाहता था। एक बार किसी परिस्थिति से मैं नहीं जा पाया, कार्यक्रम मेरा कैंसिल हो गया, और दूसरी बार मैं जब जाने लगा तो मौसम बहुत खराब था, जिसकी वजह से मैं विजिबिलिटी की वजह से वापस मुझे आना पड़ा। उस मेडिकल कॉलेज की बहुत शिकायतें हैं। लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है और जुडिशरी इंक्वायरी हो गई है, जो जुडिशरी इंक्वायरी में सब चीज़ें साफ आ जाएंगी
अगर हमारे विधायक की गलती है तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको जानकारी होगी कि 2 गाड़ियां विधायक की लगभग जला दी होती। वो कौन लोग थे जो पेट्रोल पंप से पाइप निकाल करके पेट्रोल डालना चाहते थे? वो तस्वीरें सीसीटीवी में हैं, क्योंकि कानपुर में सीसीटीवी लगाई, पुलिस पहुंची है। हाँ, पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके लिए भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लेकर के कुछ निर्देश दिए हैं, हमने उसका भी पालन कर रहे हैं। लेकिन ये कहें कि विधायक की गलती समाजवादी पार्टी की गलती है, अगर आप दूसरा पक्ष भी जानेंगे, और आजकल तो ज़माना गूगल अंकल का है, आप गूगल करिए और डॉक्टर्स किस तरीके से काम करते आए हैं उन पर भी देखिए। अगर मैं कुछ ज़्यादा कह दूंगा तो को स्ट्राइक कर देंगे डॉक्टर्स। मुख्यमंत्री जी, मैं डॉक्टर अनिल गोयल हूं, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं। जो ये आप बता रहे हैं ये ठीक नहीं है। पहली बात, जो आपने कहा कि कुछ लड़कों से एक रोड रेज की सिंपल सी घटना थी जो आपके विधायक के साथ हुई, ये हम मानते हैं कि उन लड़कों से कुछ झगड़ा हुआ, लेकिन आपके पुलिस के रैपिड एक्शन फोर्स 600 लोगों के साथ जो टीचर्स को मारा या फैकल्टी को मारा, उन सबको रात में 24 लोग उनके गिरफ्तार किए गए। मैं बात समझ गया, मैं कह देता हूँ डॉक्टर साहब, आपको पूरी जानकारी नहीं है। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ठीक है, मैंने बात वो शुरू की थी और मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि जो हाई कोर्ट ने कहा है पूरा ऑब्जर्वेशन लिया है। हाई कोर्ट को आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। हाई कोर्ट ने जो जुडिशरी इंक्वायरी करने का फैसला लिया है, जो जुडिशरी इंक्वायरी में आएगा वो हम तय कर लेंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 5 दिन तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। इरफान सोलंकी पर कल एफआईआर हुई पीआईएल के रिस्पॉन्स में। आप किस, मैं आपको बता दूं, कॉग्निजेंस लिया हाई कोर्ट ने, तो आपने कहा हम घटना होती है कार्रवाई करते हैं। इसमें घटना कार्रवाई, आप एक बार भी वहां नहीं गए, वहां जाकर देखें तो सही एक बार। डॉक्टर साहब, आपको फिर जानकारी नहीं है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में। जो डेलीगेशन आया था केजीएमयू का, एक डेलीगेशन आया था जो आपका कानपुर मेडिकल कॉलेज है, उनके बच्चे 3 आए थे, 2 डॉक्टर एमबीबीएस जो फाइनल कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो बच्चे आए थे, और केजीएमयू का स्टाफ था, आपके आईएमए के लोग थे लखनऊ के। आप जानकारी कर लें, करीबन 20, 25, 30 लोग आए थे, पूरे डेलीगेशन से मैं मिला था। एक मिनट, अब आप सुन लीजिए अगर नहीं सुनना चाहते हैं। पूरा डेलीगेशन आपका 20-25 लोगों का आया था, जिसमें मेडिकल एमबीबीएस करने वाले बच्चे भी थे, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्हीं के सहयोगी साथी थे। इसीलिए मैंने 2 बातें कही आपसे। एक जो सीसीटीवी में हुआ, जो गाड़ी उल्टी हुई, 2 घटनाएं हैं। एक जो डॉक्टर के साथ हुआ और दूसरा पुलिस ने जो किया, 2 घटनाएं मानिए। और मैंने उन बच्चों के सामने कहा कि जो डॉक्टर्स जेल गए हैं, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई की है, आप तहरीर दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। जो एफआईआर लिखाने की बात थी, आपकी तरफ से कोई एफआईआर नहीं आई थी, और एफआईआर आने के बाद तुरंत केस दर्ज हुआ है। और जो 24 डॉक्टर बंद हुए थे, उनको बेल देने का काम भी सरकार ने किया है, और बहुत सारी बातचीत हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जुडिशरी इंक्वायरी पे आप भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर जुडिशरी इंक्वायरी, मेरी बात पे मत भरोसा करिए, जुडिशरी इंक्वायरी हो रही है, उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल बढ़ते हैं। आपने कहा गूगल अंकल का जमाना है, लेकिन वो दूसरे अंकल की जो बात हो रही थी उस सवाल पर 3.5, 5.5। देखिए, स्वाभाविक है, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो सीनियर लीडरशिप है, और नेताजी के साथ उन्होंने बहुत वर्षों काम किया है, उन्हीं के साथ मैं कर रहा हूँ काम। बचपन से मैं उन्होंने देखा है, वो सीनियर लीडर रहे हैं, तो राय सुझाव जरूर उनका आता है, और मैं समझता हूँ जो अच्छी राय है, जो सुझाव आते हैं, उनको मैं मानता हूँ, जो अच्छे सुझाव वो मानता हूँ। लेकिन फैसला आखिरकार मुख्यमंत्री का ही होता है, और बहुत सारे फैसले हम लोगों ने लिए हैं, और जो राय बनती है उसको भी लेकर के, उनको भी शामिल करके किया है। कोई ये कहे कि इतने मुख्यमंत्री हैं, मैं जानता हूँ कहाँ से शुरू हुई बात। अगर हमारा काम में कहीं कमी हो तो बताइए। अगर हम विद्याधन दे रहे हैं तो क्या पात्र लोगों को विद्याधन 6 लाख बच्चियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या लैपटॉप हमने 15 लाख बच्चों को बांटा है कि नहीं बांटा है? तो अगर काम जमीन उनको नहीं मिला है तो आप मुझे कहिए कि 5.5 या मैं मुख्यमंत्री नहीं कर रहा हूं। जी, काम होता कि नहीं होता ये तो बाकी लोग छोड़िए, मुलायम सिंह खुद कह रहे हैं कि फाइलें क्लियर नहीं हो रही है, रोड के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, चापलूसी से घिरी सरकार है। देखिए, बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। यही गवर्नेंस होती है, इसी को कहते हैं गवर्नेंस, कि भाई उन लोगों से, अधिकारियों से काम लेना। कई बार होता है कि जो फाइल बहुत जल्दी होनी चाहिए वो समय लगता है, वो अपने कारण उनके होते हैं, लेकिन उन्हीं से काम लेना ही तो सरकार का कामकाज है। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है जिससे कि काम जल्दी हो सके। कई फैसले ऐसे हुए हैं, मान लीजिए कोई योजना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया, 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में 30 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। करीबन 80 कंपनियां इम्पैनल हुई,
ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं शेष नारायण सिंह, देशबंधु अखबार का राजनीतिक संपादक। मैं जानता हूं आप। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां पे कि आपने फैसला लिया, अगले दिन आपने बदल दिया। तो क्या 10-5 उदाहरण ऐसा देंगे कि किसकी वजह से बदला? दूसरा, आपने वायदा किया था जिस दिन पहले वो 10-5 उदाहरण पहले उदाहरण जो बात आप कह रहे हैं तो मैं उस बात को कहता हूं कि कई फैसले बदले हैं। मान लीजिए एक फैसला बहुत फेमस हो गया था, सरकार ने फैसला ये लिया कि जो गरीब विधायक हैं, और बड़ी संख्या में ऐसे भी विधायक आज भी हैं जो अपने पैसे से गाड़ी नहीं खरीद सकते क्योंकि दूसरे की गाड़ी से चलते हैं, तो कई बार उन्हें क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि अपनी विधायक निधि से जो गाड़ी लेना चाहें वो अपनी ले सकते हैं, और कीमत तय कर दी इतनी कीमत की, क्योंकि उतनी कीमत की गाड़ी होगी तो गांव देहात में भी जा सकेगी, इसलिए तय किया। उस पर बहुत सारे राजनीतिक दलों ने बहुत सारी बातें कहीं, तो उसको फैसला वापस ले लिया मैंने। तो लोकतंत्र यही तो कहता है कि अगर नहीं, बहुत सारे लोग सहमत हैं तो लीजिए वापस। लेकिन वहीं आपने गाड़ी का तो प्रचार कर दिया, वहीं पहली बार उत्तर प्रदेश ने विधायक निधि से ये तय कर लिया कि जो आपको विधायक निधि मिलती है, अगर आप 25 लाख रुपया गरीब के इलाज में खर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। मौके पर अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देना चाहेंगे, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो सरकार की तरफ से जिसको शामिल किया गया, अगर वहाँ खर्च कर देंगे तो वो इलाज हो सकता है गरीब का। बेरोजगारी पे बात करना जरूरी है। ले मैं बेरोजगारी के लिए कहता हूं, मैंने शुरू में भी अपने भाषण में कहा कि जहां आप उत्तर प्रदेश और देश में ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, तो ये क्यों नहीं भूल जाते हो कि सबसे ज्यादा बेरोजगार बाप भी अगर कहीं हैं तो दुनिया में तो देश में है। की भर्ती का रेट रिश्वत का क्या चल रहा? देखिए, ये पूछना था तो 2 साल पहले पूछना था, गलत आदमी से पूछ रहे हो। आपने जो गाड़ियों की बात की, कहा जाता है वो साइकिल का वो झंडा लगा ले तो टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। पूछा वो तो अच्छा सवाल पूछा है। मैंने कहा कि बेरोजगार बढ़ते चले जा रहे हैं और बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है नौजवानों की। जब देश ये कहता है कि सबसे नौजवान भारत देश है, तो अगर नौजवान भारत देश है तो संख्या नौजवानों की ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार में लोग हैं उनके सामने चुनौती भी है, और खासकर उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे बड़ी संख्या में नौजवान है उन्हें चुनौती है। और इसलिए चुनौती है कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो यही सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कई भाषणों में अपने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश देश में बेरोजगार नौजवानों की नहीं बल्कि बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ी है, क्योंकि जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, उम्र बढ़ गई, पारिवारिक परिस्थितियों में उनकी शादी हो गई, बाप बन गए, लेकिन नौकरी आज तक नहीं मिली। इसलिए संकट देश के सामने भी और प्रदेश सरकारों के भी सामने है। इसीलिए रोजगार कैसे मिले उस दिशा में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतर कदम उठा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो उस पर काम कर रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। तो उस दिशा में काम सरकार कर रही है कि कैसे बेहतर हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम दिबांग है, एबीपी न्यूज़ से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने सवाल सुने होंगे, और ये वो लोग नहीं हैं जो आपके विरोधी हैं, ये वो लोग हैं जो इस उम्मीद से थे कि एक नया लड़का आया है, कुछ करेगा, अच्छा करेगा। पर आप सवालों में निराशा, हताशा भी समझ रहे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? क्या आपको इस बात का आभास है? क्योंकि जब तक आप ये सोचेंगे नहीं तो आप अपनी गलतियां देखेंगे नहीं तो आप आगे सुधार कर नहीं सकते, उसकी संभावना नहीं है। या आप समझते हैं कि नहीं, ये जरूर इनको आशा होगी, पर ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, प्रेस वाले हैं, प्रेस वालों का काम ही आलोचना करना होता है। आप किस मनस्थिति में हैं? आपकी मैं मनस्थिति समझना चाह रहा हूं कि आप कैसे देखते हैं इन आलोचनाओं को, उन लोगों से जो आपके विरोधी नहीं है, जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें। देखिए, आलोचना अच्छी बात है और लोकतंत्र में अपनी कमी जानना अच्छी बात है। राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी या नेता वही आगे बढ़ता है जो अपनी आलोचना, जो कमी को जानता है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम हर बात जो हमारे खिलाफ है उसको स्वीकार कर रहे हैं हम लोग। अखिलेश जी, मैं अगर आपसे पूछूं, ये अच्छी बात है आपने कहा कि आप इस बारे में सोचते हैं। आपको अपने अब तक के काल में मैं पूछूं, 2 कमियां ऐसी कौन सी लगी जो आपको लगता था कि नहीं होती तो शायद आप बेहतर काम कर पाते? देखिए, मैं कमी नहीं बताऊंगा, और कमी आप आकलन कर सकते हैं। सरकार में बनने के बाद और नई सरकार, और मुझे पहली बार मौका मिला कि मैं सरकार चलाऊं। स्वाभाविक है, सरकार चलाने के जो तरीके होते हैं और सरकार कैसे चलती है
उसमें जरूर कुछ समय लगा, मुझे समय लगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जब मैं 2 बजट पेश कर चुका हूं, उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली के रास्ते पे जाएगा उसके लिए खाका तैयार किया है, ठोस कदम उठाए हैं। अगर आज हम दिल्ली राजधानी से और लखनऊ राजधानी को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ हाउसिंग नहीं दे रहे हैं हम वहाँ 3 मंडियाँ ला रहे हैं। हम जानते हैं कि जिस समय अनाज, जिस समय फल सब्जी और दूध का कारोबार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी कर लेंगे या उनका बाज़ारों तक पहुँच जाएगा तो मैं समझता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आएगी। आज 2 साल के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जब तमाम अर्थशास्त्री इस बात को कहते हैं कि समय पे बारिश हो जाए, खेतों में पानी समय से पहुँच जाए, और अगर नहीं पहुँचेगा तो देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो मैंने सरकार में बैठ करके समाजवादी पार्टी ने तय किया कि किसानों का मुफ्त पानी मिलेगा, उस दिशा में हम लोग कामयाब हुए। तो आप मोटी बात ये कह रहे हैं कि एक तो आपको लगा, समय लगा, मैं पूछ रहा हूं दूसरी आपने क्या अपने में कमी पाई? दो कमी नहीं है, जो बात वहां से शुरू हुई वो मैं यहाँ कह सकता हूँ। 5.5 मुख्यमंत्री हैं जो उम्र में ज़्यादा लोग होते हैं और अपने छोटों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। ये केवल मेरी नहीं स्थिति है, घर में आपसे भी अगर कोई बड़ा होगा तो स्थिति आपके सामने भी यही आएगी। इसलिए अभी भरोसा दिलाना में ज़रूर समय लगा, लेकिन मैं जानता हूँ हमारी पार्टी का नेतृत्व, हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जानती है कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जिस दिशा में हम लेकर के चले हैं, उससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। वो आंकड़े बताएंगे। और कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकता है, हम लोगों ने काम करके दिखाया। मंडियों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है, मंडियों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना शुरू कर दिया है, और 2000 गांव में मंडी के पैसे से सीसी सड़क बना रहे हैं हम लोग। बिजली का क्षेत्र में कैसे हो, गरीब को घर कैसे मिले। अभी तक योजना आपकी क्या थी कि आप किसी इंदिरा आवास के माध्यम से 70,000 रुपये दे रहे हैं, क्या 70,000 रुपये में घर बन जाएगा किसी गरीब का? हाँ, कुछ प्रदेशों ने अच्छा पैसा दिया है जिससे कि गरीब का घर बन जाए। कुछ प्रदेश हैं दक्षिण भारत के, उन्होंने उदाहरण अच्छा पेश किया। इधर हम लोगों ने भी उस बात को माना। अभी जो सरकार की तरफ से लोहिया आवास योजना है उसमें पैसा बढ़ा करके दिया और कोशिश की है कि इनको सोलर लाइट भी मिल जाए, जिससे कि कम से कम जो उनके सोलर लाइट होगी तो लाइट तो होगी उनके घर पे। और वहीं गरीब गांव किसान के बीच में मान लीजिए हम लोग लैपटॉप बांट दिए। लोग कहते हैं कि लैपटॉप से क्या लाभ है। मैं कहता हूं देश की सबसे सेकुलर और सबसे सोशलिस्ट स्कीम अगर कोई है तो लैपटॉप है। बिना भेदभाव के हम लोगों ने दिया है, जिन घरों में पहुंचा है। अगर बच्चे चलाना जानते थे तो चला रहे हैं, और अगर नहीं चला पा रहे थे तो उन्होंने सीखने का प्रयास किया और सीख भी रहे हैं। तो राजीव गांधी का जो विरोध किया था वो गलत था? मैं शायद राजनीति में नहीं था तब। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से जो सोच थी वो गलत थी। हमारी पार्टी में जरूर आप लोग आरोप लगाते थे कि ये समाजवादी पार्टी अंग्रेजी और कंप्यूटर के खिलाफ वाले लोग हैं। बोलते थे वो? आप लोग बोलते थे, नेताजी बोलते थे। नहीं, नेताजी की बात को नहीं समझ पा रहे थे आप। नेताजी ने अपना घोषणा पत्र में जो लिखा, और वो बात मैं अभी भी कह रहा हूं, जो जहां से बात निकली थी, हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि जो काम हाथ से हो सकता है उसमें मशीन और कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मान लीजिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में जरदोजी का काम होता है, कौन कर रहा है? हाथ से काम कर रहे हैं हमारे गरीब मुसलमान। आपका चिकन वर्क है, आपके भदोई की कारपेट है, आपके और रामपुर से लेकर के सहारनपुर लकड़ी का काम है, आपके मुरादाबाद का काम है, चूड़ियाँ हैं, या जितना भी हमारा हैंडीक्राफ्ट है, या जितना भी हमारा हाथ से काम करने वाले लोग हैं, तो उस पर कह दिया ये समाजवादी लोग कंप्यूटर के खिलाफ हैं। और भाषा के बारे में हम लोगों ने कहा कि भाषा आपको कोई भी सीखना है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाषा का जो रूप है अंग्रेजी को प्रतिष्ठा और सम्मान से नहीं जोड़ना चाहिए कि अगर हम अंग्रेजी जानते हैं तो हम सम्मान और प्रतिष्ठा वाले लोग हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने भाषा का कभी विरोध नहीं किया है। हाँ, हमारे कामकाज में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ना हो, इस पे हम लोगों ने जरूर अपनी बात की। उस पे आज भी मैं कहता हूँ, इसीलिए जो लैपटॉप मैंने दिया, और आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और अगर आप उर्दू में चलाना चाहोगे तो उर्दू में चलेगी, आप हिंदी में चलाना चाहोगे तो हिंदी में चलाओगे। और लैपटॉप इसीलिए दिया हमने इस बात को तय करके। निजी सवाल मैं पूछूं यहाँ पर, फिर ऐसा है तो आप अंग्रेजी अखबार और अंग्रेजी टेलीविजन को ज्यादा इंटरव्यू क्यों देते हैं? आप फिर बात नहीं समझ पाए। जो बात समाजवादी लोग समझा रहे हैं उस बात को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको अंग्रेजी पढ़नी है पढ़िए, अंग्रेजी भाषा बोलनी है बोलिए, लेकिन ये अंग्रेजी कामकाज की भाषा ना हो और प्रतिष्ठा सम्मान की भाषा ना हो। चलिए अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
अगले सवाल पर चलते हैं। जो जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, अभी राजनीतिक दुश्मनी की बात नहीं, वो सवाल क्या है उस पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव का मिशन 50 सीट का है, लेकिन क्या ये मिशन पूरा हो सकेगा? सवाल ये भी है कि क्या मुलायम वोटरों में विश्वास पैदा कर सकेंगे? 2 साल पहले तक यूपी में मुख्य टक्कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में हुआ करती थी। बीजेपी और कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी थी, लेकिन अब हवा बदली हुई है। बीजेपी सब पर भारी है। सवाल ये है कि यूपी में मुलायम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी या फिर आप? फिलहाल तो मुलायम के भाषणों से उनके सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी और मोदी ही लगते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मुलायम बोलते जरूर हैं, लेकिन देश ये भी जानता है कि उसी कांग्रेस की सरकार को मुलायम बरसों से बाहरी समर्थन भी दे रहे हैं। मायावती के खिलाफ भी अब मुलायम ज्यादा आग उगलते नहीं दिखते। अब बची अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तो यूपी में आपकी ज्यादा लहर नहीं दिखती। शायद इसीलिए मुलायम आम आदमी पार्टी को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। कौन सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए 80 लोकसभा सीट हैं और ज़रूरी नहीं कि हर जगह हर दल लड़ रहा हो, जिसमें आपने जो हमारे खिलाफ दिखाए हैं। समाजवादी पार्टी अभी 2 और 3 जगह अभी प्रत्याशी तय नहीं किया है, वरना हर जगह अच्छा चुनाव लड़ रही है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। और इसीलिए हम लोगों ने 1 साल पहले प्रत्याशी तय कर दिए। अभी तक जिनको आप कह रहे हैं कि चुनाव के मैदान में उन्होंने अपने प्रत्याशी तक नहीं तय कर पाए हैं। तारीखें चुनाव की आ गई हैं और अभी उन पर प्रत्याशी नहीं है। कई प्रत्याशी दलों को छोड़ के भाग रहे हैं, अपने ही दल की जिससे चुने गए थे। आपके बदले जा रहे हैं, आपके कोई इधर से आ रहा है, लेकिन बदलने के बाद जनता में तो कोई उनका विरोध नहीं है। नहीं, दूसरी जनता तो स्वागत कर रही है। जो पुराने प्रत्याशी थे वहां विरोध है। खलीलाबाद में बालचंद्र यादव और अब्दुल कलाम भिड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, परिस्थितियां बदलती हैं तो राजनीतिक दल भी अपना फैसला बदल लेते हैं। अभी तो प्रत्याशी बहुत सारे दल दे ही नहीं पाए। अभी तो मान लीजिए दूसरे पार्टी के प्रत्याशी देंगे तो उस पर भी विचार करेगी पार्टी, लेकिन पार्टी ने तो 1 साल पहले ही अपने कैडर के दे दिया। आप बताइए, चुनाव प्रचार में पीछे हैं। हमारी पार्टी से विरोध क्या है? पार्टी मान लीजिए लैपटॉप दे दिया हम लोगों ने, तकलीफ लैपटॉप से नहीं है उनकी, उर्दू और हिंदी से तकलीफ नहीं है, इंग्लिश है। बोले इस लैपटॉप के ऑन करने पर ये फोटो नेताजी की और अखिलेश की क्यों आ रही है, इससे तकलीफ उन्हें। हमारी पार्टी ने मान लो साइकिल चला दी, कहीं प्रचार नहीं हुआ, जंतर मंतर से 15,000 नौजवान यहां से साइकिल लेकर के निकले और उस दिन के बाद निकले जब लोकसभा बंद हो गई और नई लोकसभा के गठन की तैयारी शुरू हो गई। हम लोगों ने फैसला ले लिया कि दिल्ली से लखनऊ साइकिल लेकर ही जाएंगे, प्रचार करते हुए जाएंगे। कहीं कोई खबर नहीं, 3 दिशाओं से साइकिल यात्रा पहुंची। प्रचार में आगे प्रत्याशी पहले तय हो गए, हमारे मुद्दे साहब, सरकार में हम लोग हैं। कई पार्टियां कंफ्यूज हैं, लड़ना किससे है। कई पार्टियों के भाईचारा ही पता नहीं लगा। बहुत सारी दल भाईचारा के बहाने सरकार में आ गए थे, अब उनके भाईचारा कहाँ है। कई राजनीतिक दल अपना विरोधी नहीं तय कर पा रहे हैं। एक पार्टी ने विरोधी तय कर लिए हैं, वो है आम आदमी पार्टी। उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके पास क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है? और वो दल जो दिल्ली में 50 दिन नहीं सामना कर पाया, सरकार चलाने का 50 दिन नहीं सरकार चला पाए। सरकार क्या उनकी अपने लिए बनी थी? जनता के लिए सरकार बनाई थी। लोकतंत्र में अगर सबसे बुरा काम किया है तो वादा खिलाफी इन्होंने की है, जो 50 दिन नहीं रुक पाए। मैं तो उस दिन टीवी देख रहा था जब 2 पार्टियों के कार्यकर्ताओं की लड़ाई हो रही थी और मैं इंतजार में था कि टीवी कब कहेगा कि गुंडों की लड़ाई हो रही है। समाजवादी पार्टी कुछ कहते तो गुंडों की लड़ाई हो रही है, यहाँ पर 2 पार्टी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। नहीं, गुंडा ही कहा था। नहीं, आप नहीं, एक चैनल 2-3 में तो गुंडा कहा ही नहीं। गुंडागर्दी कही गई थी, नहीं देख पाए आप, चैनल देखूंगा आप। गुंडागर्दी कही गई थी और ये भी देखा करूंगा चैनल। ये भी कहा गया था कि लखनऊ में एक्शन क्यों नहीं लिया पुलिस ने? नहीं, लखनऊ में एक्शन लिया। जब वो डॉक्टरों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी घुस जाएगी तो आंदोलन डॉक्टरों का है, हम डॉक्टरों की बात सुनेंगे। लेकिन ये बीजेपी वाले कब से डॉक्टर बन गए? बीजेपी से पात्रा साहब हैं। मैं डॉक्टर संबित पात्रा हूं बीजेपी से। अभी आप राजनीतिक रिश्तों का हवाला दे रहे थे,
एक शिष्टाचार का, बिल्कुल रिश्तों का भी आपने कहा। शिष्टाचार का। देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा टर्म कॉइन किया है रिश्तों का, सबका। ये जो स और ब है, अभी आपने अपने जवाब में भी कहा कि जब जब कांग्रेस कमजोर होती है तो उनका सबसे अच्छा मित्र सपा होता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है, ये जो मित्रता और प्रगाढ़ता है, इसके पीछे क्या वो तोता है जो पिंजरे के अंदर बंद है? क्या है वो तोता? और दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जवाब से ही सवाल, आपने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए कहा कि जितना हो सकता था उतना कंट्रोल किया। आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब, कितना कंट्रोल आप करना चाहते थे? बीजेपी के साथी हैं, बहुत उत्साह और जोश में हैं, लेकिन इन्हें जानकारी नहीं है कि जो इन्होंने प्रत्याशी बनाया है प्रधानमंत्री का, बहुत छोटे दिल के हैं। उनका दिल बहुत छोटा है और पूरे देश में प्रचार करने लगे कि उत्तर प्रदेश को हमने शेर दे दिए। आप अपने प्रत्याशी से पूछना कि भाई उत्तर प्रदेश ने भी तो कुछ दिया है आपको, वो बता दो। आप कहते हैं हम देश को डेवलप करेंगे। अमूल आपसे पूछ के नहीं आया। अमूल उत्तर प्रदेश में इसलिए आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का बाजार बड़ा है, उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। तो अमूल इसलिए आया है। एक तरफ तो देश का आप प्रचार करना चाहते हो कि देश में हम डेवलपमेंट एजेंडा है हमारा, लेकिन वहीं आपका दिल बहुत छोटा है। और याद रखना, जिस प्रधानमंत्री या जिस नेता का दिल छोटा होता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और अपना दोस्त और सहयोगी साथी कभी दोस्त मत रखना। अगर आपका दोस्त और सहयोगी साथी अगर छोटे दिल का होगा, कंजूस होगा, तो आपके सब सपने तोड़ देगा। आप कह रहे हैं उनका सपना टूट जाएगा? अब मैंने जो बात कहनी थी मैंने कह दी। नरेंद्र मोदी आपकी नजर में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? मैंने ये कहा कि इनका नेता बहुत छोटे दिल का है और इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। अरे कुछ शेर दिए तो उत्तर प्रदेश ने भी तो कुछ दिया है, वो क्यों नहीं बताया? क्या दिया उत्तर प्रदेश ने? वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम नहीं चाहते बताना। वो वही खुद ही बताएंगे उन्हें क्या मिला है। लोग कह रहे हैं कि सीटें देगा उत्तर प्रदेश उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए। जो शेर के साथ रहते उन्हें डर नहीं रहता किसी का। अखिलेश जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने 18% मुस्लिम को रिजर्वेशन की बात की है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपने उनकी देखभाल नहीं की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने जितने पोर्टफोलियो दिए, जरा थोड़ा सामने से, जितने आपने पोर्टफोलियो दिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आपकी पार्टी के अंदर ईमानदार लोगों की कमी है? जितने भी लोग हैं ज्यादातर ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। एक बात की मैं आपको बधाई भी दूंगा कि इससे पहले आपने जो आपने अपने अधिकारी रखे, उसमें जो इस वक्त आपने 2 अपने अधिकारी रखे हैं वो एंटी करप्शन हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि ये करप्शन पे आपने सैंपल जी और अमित जी को जो लेकर के आए हैं, हमें खुशी है कि ऐसे अधिकारियों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि उन लोगों को, जिन लोगों को आपने पोर्टफोलियो दिए हैं, क्या ईमानदार लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? देखिए, जो आप सूचना दे रहे हैं उसके बारे में मैं जानकारी करूंगा। समाजवादी पार्टी, जहां तक मुस्लिम समाज की बात है और मुस्लिम भाइयों को कैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा सकें, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। जो हमारी लाभकारी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, क्योंकि आरक्षण देना एक बड़ा सवाल है, उस पर समाजवादी पार्टी की बात साफ है। हम पक्षधर लोग हैं और सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा की जो सिफारिशें हैं उसके पक्ष के लोग हैं। हम चाहते हैं कि वो सिफारिशें लागू हों, क्योंकि जिस दल ने उस पर कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी बनाई, रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशें हैं, वही लागू नहीं कर रहे। जो उसमें सिफारिशें हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उन सवालों के पक्षधर लोग हैं हम। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे हम आपको आगे बढ़ा सकें, वो सरकार की जिम्मेदारी है और वो हमने करके अपनी सरकार में भी दिखाया है। जो जानकारी आपने दी है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, जहाँ तक करप्शन की बात है, करप्शन को रोकना पड़ेगा और लगातार उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक हम लोग नहीं रोकेंगे तो हम लोग बहुत सी चीज़ों में कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए जो हमारा बेरोजगारी भत्ता है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आपको पेमेंट आपके अकाउंट में हो सकता है, ये सुविधा हम लोगों ने चालू कर दी, तो वहाँ पर करप्शन आउट कर दिया।
इसी तरह विद्याधन का काम हम लोगों ने शुरू किया, जिन बेटियों को 30,000 रुपए सरकार से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं, उसके बाद उनका पेमेंट भी ऑनलाइन कर दे रहे हैं। इसे 10वां पास जो मुस्लिम बेटियों की मदद कर रहे हैं, वो भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। लैपटॉप में भी यही काम किया। तो लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और लगातार वो अधिकारी जो ईमानदार हैं उनको मौका देना, और जो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होती है उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये कोई भी सरकार होगी उसको काम करना पड़ेगा। लगातार सरकार उस दिशा में काम कर रही है, कोशिश की है कि भ्रष्टाचार कम हो, करप्शन बढ़े नहीं, और रोक सके तो उसको रोके। मुख्यमंत्री जी, मैं अरविंद मोहन हूँ, एबीपी से जुड़ा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जितने टर्न यू टर्न मुलायम सिंह जी ने और समाजवादी पार्टी ने पिछले 10-15 साल की पॉलिटिक्स में लिया है, क्या वो अपना दुश्मन सबसे बड़े खुद ही नहीं बन गए हैं? पिछले राष्ट्रपति चुनाव का मसला सबसे आखिरी यू टर्न था। देखिए, वो राजनीतिक बड़े फैसले होते हैं, और आप सड़क पे चल रहे हो, जल्दी जाना, यू टर्न मिल गया, आपने ले लिया। साइकिल तो कई बार रॉन्ग साइड भी चलती है। तो साइकिल तो क्रॉसिंग हो तब भी निकल जाती है। साइकिल को उठा के ले जाओ, लेकिन हाथी को कहाँ के ले जाके जाओगे? इसी बात पर मुख्यमंत्री जी, वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, और भी कई सवाल हम लेना चाह रहे थे, पर अफसोस आप अंत में कुछ कहना चाहें तो। नहीं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आपके न्यूज़ चैनल का मौका दिया। मुझे भरोसा है कि आपके माध्यम से राजनीतिक दल अपनी बात रख पाएंगे, और तमाम वो सुझाव राय जो राजनीतिक दलों तक पहुँचने चाहिए उनको पहुँचाने का मौका मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अगली बार घोषणा पत्र में एक और बड़ा चेहरा।